नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। उनके फैसलों पर एक के बाद एक सवाल उठाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि न्यायपालिका किस दिशा में जा रहा है, यह अनुमान लगाना अब मुश्किल नहीं रहा। इसके कारण कॉलेजियम व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम से जिन जजों की नियुक्ति की जाती है उनकी विचारधारा क्या है, यह देखना जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप वकील रहते हुए एक निश्चित विचारधारा के स्तर पर अपने आप को चला रहे हैं, एक विचारधारा का विरोध कर रहे हैं और जैसे ही जजशिप आपको मिली उसके बाद आपकी पूरी विचारधारा बदल जाएगी। इसीलिए एन केन प्रकारेण जिस तरीके से इन लोगों को संभव होता है वो एक विचारधारा के स्तर पर अपने फैसलों में उसका संकेत दे देते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल को लेकर दिया, अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई, अब तक सवाल उठ रहे हैं। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक के बाद एक बार नहीं बल्कि हर जगह सवाल उठा रहे हैं। वो अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर खड़े हैं। चुनाव 16 तारीख को होना है और उसके लिए प्रचार जो किया जा रहा है उसमें इस बात का जिक्र भी वो अलग अलग वकीलों के गुट में कर रहे हैं कि देखो, अगर हम प्रेसिडेंट बनते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का तो उसके बाद हम किन लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि जज साहब के फैसले इस बात पर निर्भर करता है कि उनके सामने खड़ा वकील कौन है। क्योंकि एक ही मामला था और एक मामला हेमंत सोरेन का था, एक मामला अरविंद केजरीवाल का था। अरविंद केजरीवाल वर्तमान में सीएम और हेमंत सोरेन उस समय तक सीएम रहा जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो गया। एक ही तरह के दलील और केजरीवाल के ऊपर जो वर्डिक्ट आया उस वर्डिक्ट को निकलवाकर कपिल सिब्बल ने दो जजों के सामने रखी, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त। यही दोनों का बेंच अरविंद केजरीवाल के लिए भी, यही दोनों का बेंच हेमंत सोरेन के लिए भी। लेकिन फिर भी फैसले दोनों के अलग अलग कैसे हो गए? हेमंत सोरेन के फैसले में इतनी देरी क्यों हो गई? क्यों 17 तारीख को भी डेट नहीं दिया जा रहा था और अभी भी 17 मई के लिए जब जमानत की बात की गई कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए तो भी जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह मुश्किल है। ऐसे तो हम 20 मई को ही डेट दे सकते हैं, वही समय खाली है हम लोगों के पास, लेकिन 17 मई को हम यह बता सकते हैं कि हम ईडी के तरफ से रिस्पांस लेंगे और उस दिन सुनवाई हो जाए तो बड़ी बात है। जबकि कपिल सिब्बल बार बार बोलते रहे कि देखिए, ये 20 मई को फिर से इलेक्शन है, उसके बाद 25 मई को इलेक्शन है, उसके बाद 1 जून को तो खत्म ही हो जाएगा। जो कैंपेन की बात कर रहे हैं उसमें तो हेमंत सोरेन पिछड़ जाएंगे। 13 मई का चुनाव ऐसे ही खत्म हो गया। उस समय 13 मई को अगर आपने फैसला दिया होता तो कम से कम अगले चुनाव की तैयारी होती। जब 20 मई को चुनाव होगा तो उसके पहले जब इनको कैंपेन करने का मौका नहीं मिलेगा, 25 मई के पहले नहीं मिलेगा, तो फिर 2-4 सीटों के लिए चुनाव प्रचार से क्या फायदा होगा? क्योंकि उससे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान हो रहा है। अगर आप केजरीवाल के लिए सोच सकते हैं तो सोरेन के लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी टस से मस नहीं हुए। अब सवाल कॉलेजियम के ऊपर उठ रहा है। कॉलेजियम के ऊपर सवाल जो उठ रहा है उसमें केवल बाहर के लोग या फिर केवल सरकार के तरफ से नहीं उठाया जा रहा, बल्कि अब कॉलेजियम सिस्टम के इस निष्पक्षता, जो तथाकथित निष्पक्षता कहते हैं, उस तथाकथित ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ आवाज जजों के बीच से भी उठ रहा है और एक याचिका दायर की गई है और उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज हैरान है, परेशान है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 2 जजों ने कहा कि हमारे नाम का रिकमेंडेशन होने के बावजूद दूसरे लोगों को हाई कोर्ट का जज कैसे बनाया गया? क्या यही ट्रांसपेरेंसी है? यह मामला हिमाचल प्रदेश का है और हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट जजों ने यह चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर ही और हाई कोर्ट से यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी की हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कि आप बताइए कि इसमें क्या क्या हुआ, क्योंकि यह रिकमेंडेशन तो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी आया था और उस पर कानून मंत्रालय ने भी अपनी सहमति दी थी कि
दो जजों की नियुक्ति, यानी नियुक्ति का मतलब है कि उनका प्रमोशन हो रहा था। वो दो डिस्ट्रिक्ट जज थे और उनका प्रमोशन जो हो रहा था हाई कोर्ट में हो रहा था, लेकिन उन दोनों को इग्नोर क्यों कर दिया गया और उसके बदले दो अलग जज क्यों नियुक्त किए गए? ये तो जांच का विषय है कि जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम है, कहीं दूसरे रिकमेंडेशन यानी दो दूसरे जज जो बनाए गए हैं उनके साथ कुछ ऐसा संबंध तो नहीं, पैसे की लेन देन तो नहीं, या फिर करप्शन का इसमें एंगल तो नहीं, जिसके कारण उन दो जजों को इग्नोर कर दिया गया और दो दूसरे जज बना दिए गए। यानी कि जिस तरीके से कॉलेजियम व्यवस्था जजों के रिकमेंडेशन के लिए जिम्मेदार है, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस सवाल उठने लगा है कि हाई कोर्ट का कॉलेजियम या फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, ये दोनों क्लैश भी करता है, ये रिकमेंडेशन में भी अंतर आ जाता है। और सरकार जब उन लोगों के नामों के बारे में जानती है और जब सरकार के पास फाइल पहुंचती है तो वहां से जो उनका फीडबैक आता है वो भी निगेटिव भी आता है। कई बार ऐसा हो चुका है, इसलिए इस पर जांच होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज बन गया या सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया तो उनके जिंदगी की ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, क्योंकि जितने जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनकी विचारधारा को देखा जाता है। कई लोग अभी भी उस दायरे में हैं, जैसे कि अभी ही दो पूर्व जजों ने क्या किया, दो पूर्व जजों ने एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की। उसमें मदन बी लोकुर थे जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं, और उन लोगों ने नैरेटिव क्रिएट की किसके साथ मिलकर? जो हिंदू के पूर्व संपादक वायर जिन्होंने बनाया इन राम के साथ, जो पूरी तरीके से लेफ्ट कांग्रेस का हिस्सा हैं, लेफ्ट कांग्रेस के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वायर में आर्टिकल अमित शाह के बेटे के खिलाफ छपी जिसके लिए माफी मांगना पड़ा, वायर में आर्टिकल सरकार के खिलाफ छपी जिसके लिए एक पत्रकार को जेल जाते जाते बच गया, जेल जाना ही पड़ता, वायर उससे अपने आप को अलग कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर फ्रॉड परोस रहा था और उसी के जो बनाने वाले हैं उसके मुख्य कर्ता धर्ता एन राम, सिद्धार्थ वरदराजन, केसी वेणु, ये सारे जो लोग हैं वामपंथी कांग्रेसी, उनमें से इन राम ने इन दो जजों के साथ मिलकर पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच डिबेट की बात कर दी जैसे ये अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, जबकि राहुल गांधी पूरी तरीके से उसमें अक्षम हैं, क्योंकि न तो कांग्रेस की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया है, न ही विपक्ष की तरफ से बनाया गया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के बीच तो डिबेट हो सकता है, लेकिन एक सामान्य सांसद जिसकी सांसदी भी खत्म हो गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के मेहरबानी से फिर से सांसद बना है, वो जो कि एक जगह से खुद ही चुनाव हार गया, अमेठी से भाग गया, रायबरेली से फिर चुनाव लड़ रहा है, वायनाड से भी जीत की संभावना कम है, उस व्यक्ति के साथ डिबेट की बात इसलिए चली क्योंकि इन लोगों को एक नैरेटिव क्रिएट करना था कि राहुल गांधी तो एक्सेप्ट करेगा ही, राहुल गांधी के ही इशारों पर यह कर रहा है, और दूसरी तरफ पीएम मोदी तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी का छोटा मोटा सांसद निशिकांत दुबे जैसा सांसद भी राहुल गांधी को खड़ा खड़ा उनकी विचारधारा की धज्जियां उड़ा सकता है, उसके लिए पीएम मोदी की जरूरत है। लेकिन यह नैरेटिव क्रिएट किया गया पूर्व जजों और एक पूर्व पत्रकार कह सकते हैं, या अभी भी वर्तमान में वो पत्रकार ही हैं, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी तो उनके दिमाग में चलती है। तो ऐसी विचारधाराओं की बात हो रही थी, करप्शन की चर्चा हो रही थी, और दो जजों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हंगामा हो गया कि अब तो कॉलेजियम व्यवस्था के खिलाफ सरकार ने जो पहले बात की, यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब मुलाकात की थी सीजेआई चंद्रचूड़ से और एक प्रोग्राम के दौरान दोनों साथ थे, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था सीजेआई चंद्रचूड़ को कि न्यायपालिका की व्यवस्था सही दिशा में नहीं चल रही है। जिस तरीके से जुडिशियरी पर सवाल उठ रहे हैं, उनके फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। रोस्टर आप लोग बनाते हैं, कॉलेजियम में 5 जज वरिष्ठ जज होते हैं, फैसले जिस तरीके से दिए जाते हैं उसमें
कानून का नहीं बल्कि इनके विचारों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में इन लोगों को एक भी ऐसा सबूत, ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं मिला था जिसके लिए उसे रद्द किया जाना चाहिए था। बस एक टेक्निकल रीजन, एक छोटा सा टेक्निकल रीजन कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के खिलाफ है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के खिलाफ होने के कारण किसी दूसरे कानून को पूरी तरह से खत्म कर दोगे, ये व्यवस्था यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईना दिखाया था सीजेआई चंद्रचूड़ को कि इस व्यवस्था को ठीक कीजिए, नहीं तो सरकार को मजबूरी में इस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, जैसी स्थिति अभी हो चुकी है। पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू ने तो कई बार सवाल उठाए थे, क्योंकि जजों के लिए जो रिकमेंडेशन था कॉलेजियम का, उसमें ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे थे, सौरभ कृपाल की तरह, जो जस्टिस बीएन कृपाल के बेटे, और गे, और उसमें भी स्वीडिश पार्टनर उनके विदेशों से लिंक, उन लोगों का नाम आ रहा था। जॉन सत्यन जैसे लोगों का नाम सामने आया, जो कि पीएम मोदी के खिलाफ एक नहीं कई आर्टिकल लिख रहे थे, यहां तक कि शेम ऑन इंडिया जैसे कैंपेन चला रहे थे, उनका नाम सामने आया। यहां तक कि सोमशेखर सुंदरम का नाम आया, जो कि एंटी मोदी कैंपेन चलाते रहे हैं। ऐसे लोगों का भी नाम आया जो वायस्ड हो सकते हैं अपने फैसलों में। तो सरकार कितने दिन तक चुप रहती? ये फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। प्रशांत भूषण जैसे लोग, एनजीओ जैसे संस्थानें और कॉमन काउज, बेंगलुरु एडवोकेट एसोसिएशन, ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका लेकर पहुंचे कि 16 जो अपॉइंट करने वाले जजों का रिकमेंडेशन हुआ है, सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा रही है। कई जज ऐसे हैं जिनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन को सरकार धाराशायी कर रही है, सरकार गलत कर रही है। उनके ऊपर अवमानना का, यानी कोर्ट के अवमानना का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए। ये सारी स्थितियां जिस तरीके से आई है, एक के बाद एक, और अभी जब जजों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया, पहले तो पूर्व जजों ने आरोप लगाया, जिसमें 21 पूर्व जजों ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि न्यायपालिका दबाव में काम कर रही है, विपक्षी पार्टियों के प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुकी है। पीएम मोदी ने भी कहा कि जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, वो एक तरह से विपक्ष को एक हथियार प्रदान करता है, हथियार देता है। जैसे केजरीवाल को हथियार मिला, जो चिल्ला चिल्ला कर चारों तरफ कह रहा है कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया, हमें गिरफ्तार किया, और सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिलाया, सुप्रीम कोर्ट हमें बाहर लेकर आया। मतलब ये आप हथियार देके इन लोगों को, सामान्य लोगों को भ्रमित करने के लिए ये खुला छोड़ देते हैं इन शातिर धूर्त राजनेताओं को। तो इसलिए सवाल उठ रहा था, और पूर्व जज लगातार सवाल उठा रहे थे, जो कि इन समय में, ऐसे समय में ये कांग्रेसी वामपंथी गुट से बाहर हैं, वो सवाल उठा रहे थे। अब तो वर्तमान जज, 2 डिस्ट्रिक्ट जजों ने सवाल उठाया है कि कॉलेजियम व्यवस्था जो है ये करप्शन का अखाड़ा बन गया है। यहां पर देखकर समझकर खानदानी लोगों को जजशिप दिया जाता है, यहां पर पैसे की भी लेन देन हो सकती है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। अब इस मामले को सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हड़कंप मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस पर नोटिस जारी कर रहा है कि देखिए भाई, ये सवाल अब जजों ने उठाया है, तो आपस में अब जज एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने लगेंगे तो फिर क्या होगा? सवाल तो पहले से उठ रहा है, आरोप लग रहे हैं, अब यह आरोप गंभीर हो जाएगा, सरकार को मौका मिल जाएगा इसमें हस्तक्षेप करने का। हड़बड़ाहट, परेशानी तो इसी बात को लेकर है कि सरकार को मौका मिल जाएगा हस्तक्षेप करने का, और अब सरकार को मौका मिल चुका है। चुनाव का परिणाम आने के बाद फिर से एनजेएसी की बात होगी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की, और फिर सुधार के साथ बिल आएगा जिसे सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।